बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल को यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अंतर्गत अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के 2, 3 एवं 4 अंक वाले यहाँ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 2 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इस कारण से ये विद्युत का चालन करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? तो इसका जो आंसर है कुछ इस तरीके से आप देंगे कि अम्ल का तनुकरण करने के लिए एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तथा इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल से मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न जाती है वह जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, तीसरा नंबर का, कि ताजे दूध का जो पीएच मान है वो 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपने उत्तर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा, क्योंकि दही में अम्ल होता है जिससे दूध में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आर्द्रता, नमी या जलवाष्प से क्रिया करके यह कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस ऐसे बर्तन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा इस तरीके से देना है, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6, कोई किसान खेत की मृदा किस स्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? जब खेती की मृदा अत्यधिक अम्लीय होगी तो उस स्थिति में किसान बुझा या बिना बुझा चूना या चाक का उपयोग करेगा। अगला प्रश्न है, क्षारक किन्हें कहते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8, अम्ल क्षारक सूचक किन्हें कहते हैं? तो यहाँ पे वे प्राकृतिक या संश्लेषित रसायन जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है आपको लिखना है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जब 6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामितीय ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, तथा क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलन जल क्या होता है? तो इसे हम लिखेंगे कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या का क्रिस्टलन जल कहते हैं। आइए अब बात करते हैं हम प्रश्न 3 अंक वाले प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यदि घर पर आपकी माता जी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करती हैं तो वह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे, गर्म करने पर बेकिंग सोडा धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है, इसलिए केक में कड़वापन आ जाता है। दूसरा प्रश्न है, बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जाए? तो इसके लिए हम टार्ट्रिक अम्ल मिलाएंगे। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देख रहे हैं कि टार्ट्रिक अम्ल को बेकिंग सोडा में मिलाने से क्या महत्व है? तो यहां पे हम लिखते हैं कि जब हम टार्ट्रिक एसिड बेकिंग के समय बेकिंग सोडा के गर्म होने पर बने धावन सोडा से अभिक्रिया करके इसे उदासीन कर देता है, इस कारण से केक का स्वाद कड़वा नहीं होता है। तो बच्चों, ये था प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण के साथ समझाना है। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो देखिए यहाँ पे जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अर्थात H2SO4 से क्रिया हो रही, तो जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जब हम जलती हुई तीली इस गैस के पास लाते हैं तो यह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3, बेकिंग पाउडर और धावन सोडा को गर्म करने कैसे अंतर करेंगे? इसके बाद इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बेकिंग पाउडर और धावन सोडा में अंतर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनमें अंतर कैसे किया जाएगा। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 होता है, जबकि धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट NaCO3 10H2O होता है। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर NaSCO3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, और जबकि धावन सोडा N2CO3 10H2O कोई गैस नहीं देता, बल्कि उसका क्रिस्टलन जल निकल जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की
क्लोर एल्किल विधि का वर्णन कीजिए। इसे क्लोर एल्किल विधि अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो इसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लें। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस क्रिया को हम क्लोर क्षार या क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। इसमें जो निर्मित उत्पाद है क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार एल्कली होते हैं। तो ये अभिक्रिया का समीकरण आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो अभी हमने आपको बताया, इसी प्रकार से आपको ये अभिक्रिया का उत्तर देना है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसके उपयोग। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा को किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए करते हैं। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी करते हैं। इस यौगिक की रासायनिक नाम आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे जो अभिक्रिया का जो समीकरण है आपको इस तरीके से लिखना है, NaCl प्लस H2O और प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl प्लस NaHCO3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, धोने का सोडा बनाने की विधि। तो यहाँ पे धोने के सोडा बनाने की विधि का यहाँ पे आप वर्णन देख सकते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षार की लवण है। तो यहाँ पे Na2CO3 प्लस 10H2O से आप Na2CO3 10H2O प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपके धोने का सोडा बनाने की विधि हो गई। 4 अंक वाले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर आपको कुछ तरीके से देना है। ये आप आंसर देख रहे हैं, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखेंगे आप, जिसमें हमको 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट COSO4 1/2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग टूटी हुई हड्डी उसको सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप अभिक्रिया का समीकरण देख सकते हैं और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है और यह आर्द्रता से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं, जिसमें आप लिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। अब इसके लिए जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि तनु सल्फ्यूरिक दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे आप इसको पहले शब्द में लिखेंगे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार। यहाँ पे आपको जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अब इसका जो समीकरण है कुछ इस तरह से आपको देना है। ये आप देख रहे हैं कि संतुलित समीकरण के रूप में ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए आप पहले इस तरीके से लिखेंगे, ये आप लिख रहे हैं और फिर इसके बाद इसका जो समीकरण देंगे वो होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो समीकरण दे रहे हैं आप Mg2HCl, तो यहाँ MgCl2 प्लस H2 गैस उत्पन्न हो रही है। अब अगला जो प्रश्न है इसी का तीसरा नंबर का कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको शाब्दिक रूप में लिखना है आपको। एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया कर रहा है तो एल्यूमिनियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो समीकरण है कुछ इस तरीके से देंगे आप 2Al प्लस 3H2SO4 Al2SO4 थ्राइस और प्लस 3H2, यहाँ पे गैस उत्पन्न होगी हाइड्रोजन गैस। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न इसी के अंतर्गत देखेंगे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसको हम शाब्दिक रूप में इस तरीके से लिखेंगे कि लोहे के रेतन है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रही है तो आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन के रूप में बन रहा है। तो यहाँ पे इसका समीकरण देंगे Fe+2HCl और FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से बच्चों ये था अगला प्रश्न, दूसरे नंबर का प्रश्न। चलिए अब हम तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने के सोडे के उपयोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है कि इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। अब बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा के इसका उपयोग बेकरी में करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग हम सोडा अम्ल अग्निशामक में करते हैं। इसके बाद आपको चौथा प्रश्न दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से क्या समझते हो? निम्न में प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक अम्ल को छांटना है। तो यहाँ पे बच्चों इसकी जो परिभाषा है वो इस तरीके से देना है कि प्रबल अम्ल को हम विलयन से अधिक संख्या में H2 आयन और H2O आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं और दुर्बल अम्ल विलयन से कम संख्या में, तो अधिक संख्या में अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो प्रबल अम्ल हैं और कम संख्या में उत्पन्न हो रहे तो दुर्बल अम्ल हैं। तो इस तरीके से परिभाषित करना है। आइए यहाँ से जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें से छांटना है, तो जो प्रबल अम्ल है उसको छांट लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम प्रबल अम्ल कह रहे हैं और इसी तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है और साथ साथ नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है। बाकी जो शेष बचे हुए हैं जैसे
साइट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये तीनों दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखना है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से आपको लिखा जाना है। अग्नि रोधक सामान बनाने में, वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, मूर्तियाँ खिलौने, चाक, सजावटी सामान, नमूने बनाने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर चढ़ाते हैं और दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब अंतिम प्रश्न देख रहे हैं आप कि अम्ल क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। तो बच्चों पहला अंतर तो आपको ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल सा है कि स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल और क्षार कसीले एवं तीखे होते हैं। दूसरा अंतर आपको दिखाई दे रहा है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा अंतर आप देख सकते हैं कि ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं और ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसके बाद चौथा जो अंतर है, इसका जो pH मान है वह 7 से कम होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। तो बच्चों ये थे आपके अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।